Hello students, welcome to history classes. This is class 8 SCRT history textbook and today we will be starting lesson number 1 ancient Kamrupa. So let us begin this very interesting chapter about our own region Assam. So in this chapter we will learn about historical background of the ancient Kamarupa. Okay, so you might be probably knowing that असम को या फिर रीजन अराउंड गुवाहाटी को पुराने जमाने में कामरूप बुलाया जाता था। ओके, तो हम उसी का ही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, एंशियंट कामरूपा के बारे में जानेंगे। फिर कामरूपा में कौन कौन से रूलर्स रहे हैं उनके बारे में जानेंगे और हम जानेंगे रॉयल डायनेस्टीज क्या क्या थी जो एंशियंट कामरूपा के ऊपर रूल कर रही थी और उनके रॉयल डायनेस्टीज के कौन से महान रूलर्स थे। ओके, एंड फिर हम इस चैप्टर्स में सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में हम लेसन्स में जानेंगे कि कैसे जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल सोशो इकोनॉमिक रिलीजियस सिस्टम कैसा था एंशियंट कामरूपा में, वहाँ के लोग कैसे रहते थे, तब कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे, किंग्स कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाते थे, कैसे इस कामरूपा क्षेत्र को चलाते थे, ये पढ़ेंगे। और हम लास्ट में ये जानेंगे कि एंशियंट कामरूपा का जो व्यापारिक या फिर राजनीतिक संबंध दूसरे कंटेम्प्रेरी इंडियन रूलर्स के साथ कैसा था और किस किस के साथ था। You have already read in your previous class about the formation of the ancient Kamrupa in the lesson titled Prehistoric Assam and have an idea about it. We can study about the history of Kamrupa from various historical resources या फिर sources और evidences. So historians क्या करते हैं या फिर करना होता है उनको, अगर हमें हिस्ट्री लिखनी है, हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। तब के लोग आकर हमें तो हिस्ट्री नहीं बता सकते कि हमारे टाइम में ये हुआ। ओके, जो गुजर गए हैं उनकी बात कर रही हो, बहुत साल पहले। तो क्या होते हैं ये जब जो उस टाइम के लोग थे और अभी भी ऐसा होता है कि वो अपनी कुछ कुछ निशानियां छोड़ जाते हैं, बिल्डिंग्स के रूप में, लेख के रूप में। ओके, तो ऐसे ही हम ऐसे सोर्सेस को इकट्ठा करते हैं, एविडेंसेस को जुटाते हैं, वहां से हम हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा तब के लोग क्या सोच रहे थे, कैसे कर रहे थे, और नाम भी हमें वहीं से मिलते हैं, किंग्स रूलर्स वगैरह के नाम। ठीक है, वैसे ही हम इसलिए ही रिसोर्सेस को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी चैप्टर में आप ये जानेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि तब एंशियंट कामरूप में ये कैसे हुआ। ओके, ये कोई भी मनगढ़ंत कहानियां नहीं है कि हम खुद सोचकर लिख रहे हैं, खुद से हिस्टोरियंस राइटर्स खुद से कुछ भी नहीं लिख सकते, प्रॉपर सोर्स को कंसल्ट करना पड़ता है। तो कौन कौन से सोर्सेस है बेसिकली एंशियंट कामरूपा को जानने के लिए? पुराण, बुद्धिस्ट लिटरेचर, तांत्रिक स्क्रिप्चर, अलाहाबाद प्रशस्ति या फिर अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं, which was carved out during Gupta period and along with other stone inscriptions. Okay, scriptures नहीं होगा, stone inscriptions होगा। तो पहले के जमाने में क्या था, पेपर अवेलेबल नहीं था या फिर पेपर क्या हो जाता था, जल्दी खराब हो सकता था। ठीक है, तो रूलर्स क्या करते थे ताकि उनका जो भी लेखा जोखा है वो मिट ना जाए, यानी कि उनके ज्यादातर अपने बढ़ाई करने के लिए या फिर उन्होंने कौन से युद्ध जीते, कौन सी ट्रीटी साइन की, इन सब के बारे में जानकारी देने के लिए, और सालों साल वो जानकारी रहे, सालों साल दुनिया जाने उनकी पावर्स के बारे में, तो वो लोग पत्थर के ऊपर एनग्रेव कर देते थे। ओके, लेख लिख लेते थे, तो वही स्टोन इंस्क्रिप्शन है। ओके, तो हमें कामरूपा में भी या फिर असम में भी बहुत सारे स्टोन इंस्क्रिप्शंस, एंशिएंट स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिससे हम जान सकते हैं उस वक्त के, उस टाइम पीरियड के बारे में। ओके, तो और स्टोन इंस्क्रिप्शन, और कभी कभी ब्रोंज, एक ब्रोंज प्लेट होता था, वो एक तरीके का सपोज ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता था। सपोज किसी ब्राह्मण को अगर सपोज किंग ने एक लैंड दे दिया, आज आजकल क्या होती है, रजिस्ट्री होती है ना, पेपर वर्क होता है,
और एक टाइप का सर्टिफिकेट होता है। तो उस टाइम पे एक टाइप का सर्टिफिकेट होता था जो कि तांबे में, ओके, ब्रॉन्ज, कॉपर या फिर ब्रॉन्ज में एनग्रेव करके किंग किसी को अनुदान या फिर लैंड ग्रांट दे देते थे। वो ऐसा प्रूफ होता था। तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एंशियंट कामरूपा को जानने के लिए, ठीक है। फिर पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया। आपने अशोका के बारे में पढ़ा है तो आपने सुना होगा कि अशोका ने बहुत सारे पिलर इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे। और फिर टेम्पल्स भी बिल्ड किए थे। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रिलीजन उस टाइम पे प्रचलित था? टेम्पल्स को देखकर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा रिलीजन, कौन से गॉड को ज्यादा पूजा रहता था, ठीक है। The ancient Kamrupa was an exceptional center point of Indian traditions and culture. तो ancient Kamrupa हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया का, ग्रेटर इंडिया का भाग था, और वहाँ के ट्रेडिशंस और एंशियंट असम के ट्रेडिशन काफी मिलते जुलते थे, ठीक है। तो क्योंकि कामरूपा में भी वैदिक ट्रेडिशन का यूज होता था एंड संस्कृत लैंग्वेज भी यूज होता था। आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है, मंदिर बनाने का स्टाइल, वो भी काफी जो अदर इंडियन ट्रेडिशंस है, ओके, वैदिक ट्रेडिशन है उससे काफी मिलता जुलता है। और फिर एस्ट्रोनॉमी वगैरह, इन सबको जाना जाता था। यानी कि पार्ट ऑफ इंडिया ही बोल सकते हैं हम कामरूपा। We can assume that the ancient Kamrupa was a prosperous state of India from the various resources like रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, पुराण, ठीक है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि एंशियंट कामरूपा इंडिया इंडिया का अभिन्न भाग था? क्योंकि ये जो एपिक्स है या फिर सोर्सेस है, ये कॉन्स्टेंटली मेंशन करते हैं कामरूपा को, ओके, एंशियंट असम को। सो इससे हम बोल सकते हैं कि यस, असम वाज नॉट डिफरेंट कंट्री, ओके, फ्रॉम इंडिया। क्योंकि कल्चरली भी हम देख सकते हैं और इन सोर्सेस के थ्रू भी हम जान सकते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस से भी हम जान सकते हैं। तो एक बुक है कालिका पुराण, जो कि 10th सेंचुरी में लिखी गई थी, 10th सेंचुरी सीई या फिर कॉमन एरा में लिखी गई थी। एंड वहां पे मेंशन किया गया है कामरूपा का लोकेशन। तो उसमें बोला है कि कामरूपा वाज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ करतोआ रिवर एंड इट्स लेंथ वाज 100 जोजन और 450 माइल्स एंड ब्रेथ वाज 30 जोजन या फिर 135 माइल्स। अकॉर्डिंग टू दिस द स्टेट वाज ट्रायंगुलर इन शेप। अगर आप आज का भी मैप देखेंगे असम का, तो वो भी कुछ कुछ ट्रायंगुलर शेप का ही है, ओके, इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो एंशियंट असम में भी ट्रायंगुलर शेप का मेंशन किया हुआ है। The Kamakhya temple was located at the center of the ancient Kamrupa. According to the Jugini Tantra, ये एक अनदर सोर्स है, ठीक है। जैसे कि कालिका पुराना एक सोर्स है, लिटरेरी सोर्स है, जुगिनी तंत्र भी एक और सोर्स है, जो कि 16th सेंचुरी में लिखा गया था। इसमें बोला गया है कि कंचनजंगा माउंटेन्स वेयर टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ कामरूपा। कंचनजंगा माउंटेन वी नो वेयर इट इज in Sikkim, okay, and also we can see Kanchenjunga mountain from Darjeeling also. So Kanchenjunga mountain was towards the north of Kamrupa, and the meeting point of Brahmaputra and Lakya river in the south, जो कि बांग्लादेश में है, लखिया river was in the south, ठीक है। तो इसलिए कामरूपा को असम के साथ एसोसिएट किया हुआ है, ठीक है। द करतुआ रिवर वॉज इन द वेस्ट एंड दिखोर बाघिनी दिखोराई रिवर इन द ईस्ट। तो इस ज्योग्राफिकल मेंशन से हमें पता चला कि एंशियंट असम को कामरूपा बोलते थे। द कामरूपा वॉज डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स और पिट इन द above mentioned बुक। सो जुगिनी तंत्र में कामरूपा को 4 भागों में, जिसको बोलते थे पिट, ओके, उसमें इसमें भाग किया हुआ है। सो कौन कौन से पीठास थे? देवर रत्नपीठ, कामपीठ, स्वर्णपीठ एंड सोमारपीठ, याद रखिएगा। As per the above mentioned information, it is observed that the ancient Pragjyotishpur or Kamrupa was extended over to the present-day Brahmaputra Valley, Bhutan, North Bengal, north and northeast parts of Bangladesh, and to the Tibetan border towards the north. Okay, so we see that अभी असम का एरिया छोटा है, लेकिन अभी हम जिसको असम में इंक्लूड करते हैं, जरूरी नहीं है कि वैसा ही सेम बाउंड्री पहले भी था। पहले तो असम में इट एक्सटेंडेड ओवर टू ब्रह्मपुत्र वैली, जो कि असम का पार्ट है, और भूटान में भी, भूटान भी कामरूपा के अंदर था।
इवन नॉर्थ बंगाल यानी कि अभी का कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, ये सब एरिया, ओके, एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, और टू द तिब्बतन बॉर्डर टुवर्ड्स द नॉर्थ, और कुछ भाग तिब्बतन बॉर्डर तक भी कामरूपा राज्य का फैलाव था, ठीक है। द ग्रेट रूलर्स ऑफ कामरूपा, अब जानते हैं कौन कौन से रूलर्स रहे हैं जो कि बहुत पॉपुलर रहे हैं एंशियंट कामरूपा के। इट इज मेंशन्ड इन द ओरल लिटरेचर, ओरल लिटरेचर यानी कि जो कभी लिखा नहीं गया बट ओरली ट्रांसमिशन हुआ है उसका, ठीक है, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स। ओरली ट्रांसमिटेड लिटरेचर में हमें पता चलता है कि फर्स्ट रूलर ऑफ कामरूपा is believed to be a person called Mahirang Danab. The historians have assumed that the capital of Mahirang Danab's kingdom was at the Moirang Hill, a region near Guwahati, Shillong, या फिर GS Road of present day. After his death, Hatakasur, Sambarasur, Ratnasur, Ghatakasur were the kings of Kamrupa chronologically. ठीक है, ये इट इज अ टाइप ऑफ लेजेंड और मिथ, ठीक है, ये हमें कोई सोर्सेस में नहीं मिला है, इट इज जस्ट ओरली जो बोला जाता है, ऐसा माना जाता है, ओके। Later, Narakasur became the ruler of Kamrupa. So he is said to be important ruler, Narakasur. मतलब mythological ruler बोला जाता है इसको, इन सबको, उनमें से नरकासुर थोड़ा ज्यादा फेमस पॉपुलर है, ठीक है। तो इट इज नॉन फ्रॉम द लेजेंड और myth that almost 2500 kings of the dynasty established by Narak ruled over Kamrupa for a long period of time, ठीक है। तो नरकासुर एक इम्पोर्टेंट रूलर हुए, उन्होंने एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश की जिसको बोलते हैं भौमा नरक का डायनेस्टी। तो उन्होंने कामरूपा के ऊपर बहुत सालों तक राज किया। So there are several legends about King Narak. Most of these legends claim that Lord Vishnu impregnated Mother Earth in his Varaha avatar, and that Mother Earth gave birth to a child in the middle of Treta Yuga. तो आप लोगों को पता होगा कि एंशियंट हिंदू ट्रेडिशन में दुनिया दुनिया का जो टाइमलाइन है वो 4 युगस में बांटा गया है, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। अभी हम जो जी रहे हैं वो कलयुग है, और उससे पहले त्रेता युग जा चुका है। तो नरकासुर कब जन्म हुआ था? जब त्रेता युग था। तो ऐसा बोला जाता है, मिथ है, सिंस मदर अर्थ इज ऑल्सो नोन एज भूमि, द चाइल्ड नरका वॉज ऑल्सो नोन एज भौमो, ठीक है, भूमि से भौमो, एंड द डायनेस्टी दैट ही एस्टाब्लिश्ड, मतलब इसके जो वंशज जो बाद में आए, उनको क्या बोला गया? इट वॉज नोन एज भौमा नरका डायनेस्टी, ठीक है। A notable fact is that kings of successive dynasties, तो हम आगे पढ़ेंगे जो डायनेस्टीज है जिसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, ये बाकी तक जो नरक किंग नरकासुर तक है जो मिथोलॉजिकल रिकॉर्ड है, ओके, ये सिर्फ ओरली लेजेंड्स में बोला गया है, इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन इन सब के जो डायनेस्टीज होंगे, हम लोग ने देखा कि ये अपने आप को भौमा नरका यानी कि नरकासुर के वंशज ही बताते हैं, ठीक है, एंड दे क्लेम्ड दैट दे वर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स फ्रॉम लॉर्ड विष्णु, या फिर भगवान विष्णु के ही अपने आप को वंशज बताते हैं। तो किंग्स रूलर्स एंशियंट टाइम के सिर्फ असम के ही नहीं, बहुत सारे रूलर्स, जगह जगह के रूलर्स, अलग अदर इंडिया के रूलर्स और बाहर के भी रूलर्स ऐसा क्लेम करते थे that they are the sons of God. Okay, why? Because to create divinity around them so that जो प्रजा है वो लोग उनको रिस्पेक्ट दे, ओके, क्योंकि उस टाइम पे काफी रिलीजियस सोसाइटी थी और उतना नॉलेज नहीं था लोगों को कि साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, ठीक है। तो अगर कोई क्लेम करता था और ये दिखा देता था कि आई एम डायरेक्ट डिसेंडेंट फ्रॉम गॉड, उसको बहुत ही महान ऊंचा दर्जा दिया जाता था, ठीक है। तो इसलिए टाइम टू टाइम हमें देखने को मिलता है कि एंशियंट टाइम्स में रूलर्स काफी ये क्लेम करते थे दैट दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ दैट गॉड, ओके, सम अदर गॉड्स, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो आई होप आप लोगों को लेसन पढ़ने में मजा आया होगा, हिस्ट्री लेसन पढ़ने में मजा आया होगा, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और आपको कौन से अपने क्लास 8 के कौन से सब्जेक्ट में
वीडियोस चाहिए उसके बारे में भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच।